हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे अवकलन। और ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं या मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन का आप नाम बहुत बार सुने होंगे। और ये जो होता है बीच बीच में क्वेश्चन करते आपका जो डेरिवेशन होता है उसको करते समय जो हम लोगों को प्रॉब्लम आता है ना डिफरेंशिएशन का, वो प्रॉब्लम पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। और ये पूरा अवकलन तो नहीं है, लेकिन पूरा बेसिक आपको इतना कंप्लीट करा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 2-3 पार्ट में ये वीडियो रहेगा, ठीक है। और उसमें आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। और आपका कभी भी आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यहाँ तक आप जब डिफ्रेंसिएशन चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी का, तो वहाँ पर भी ये पूरा का पूरा आपको काम देने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए समझते हैं इसको। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अवकलन डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन से भी पहले कुछ जो मुख्य पद है उनका हम लोग परिभाषा और डिफिनेशन देखेंगे। सो यहाँ पे पहला नंबर में है हमारा अचर, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट। अब अचर क्या होता है? तो अचर मैं बता दूं, एक ऐसी राशि जिसका मान कभी भी कहीं भी न चेंज हो, यानी नहीं बदलता हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो यहाँ पे मैंने एक आदर्श डेफिनेशन लिख रखा है कि जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में नियत रहता है ना, उसे हम लोग अचर कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 3, 5 जितना भी आप संख्या देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ABCD का ABC जो है एक कांस्टेंट का काम करेगा अचर, तो वो भी आपका अचर ही कहलाएगा, यानी कांस्टेंट कहलाएगा। कभी कभी दे देता है, तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है। अचर किसे कहते हैं? तो जिसका मान जो है एक नियत हो, है ना, उसका मान कभी भी कहीं भी बदले ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। यह एक डेफिनेशन है कि जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में नियत रहता है, बदलता है नहीं, उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 3, 9, 7, इसी तरह बहुत सारा संख्या हो सकता है। अब वहीं पे हम लोग देखते हैं चर, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब चर किसे कहते हैं भाई? तो जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है ना। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि जैसे ABCD का अक्षर ले लेता हूँ XYZ। आप बहुत सारा पॉलिनोमियल भी पढ़े होंगे, है ना, 10th में। तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि अगर y बराबर कुछ दे देता था x के फॉर्म में, और बोल दिया जाता था कि भाई x बराबर इतना, आप इसका मान निकालिए, तो आप लोग देखते थे वहां पे x का मान जैसे जैसे बदलते थे, आपका y का भी मान बदलते चला जाता था, है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग, आपका क्या कहते हैं हम लोग? तो चर कहते हैं। जो XYZ जो होता है जिसका मान बदल सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे x, y, है ना, ये सब हो गया हमारा। अब ये चर जो है, तो आपका इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो किसी गणितीय संक्रिया में, चाहे इस तरह बोल सकते हैं यहाँ से, जिस राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में बदलता है। अब ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पे बदलता है, यहाँ पे नियत रहता है। समझ में आ रहा है? तो जो बदलेगा उस राशि को हम लोग क्या कह देंगे? चर कह देंगे। अब ये चर भी दो प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है आपका स्वतंत्र चर, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा परतंत्र चर, जिसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि भाई फलन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग अब जानेंगे कि भाई फलन क्या होता है, यानी इसे कहा जाता है फंक्शन, है ना। कि फलन क्या होता है कि जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल व केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का एक फलन कहते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। हमने बोला कि जब कोई चर y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान पर x का अगर आप मान रखते जाते हैं और y का जो मान प्राप्त होता है, उस मान को ही हम बोल दे कि उसी उसी मान को ही हम लोग क्या कह देते हैं। अब ये अगर x का 1 रखेंगे यहाँ पे मान, तो 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे जब ले लिया मैंने कि x इज इक्वल टू 1,
देन y इज इक्वल टू क्या होगा 5 और x के जगह पे 1 रख दिया, फिर प्लस का 2 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 1 या 5 2 7 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है तात्पर्य कि आप देखें कि x का जो मान है हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो y का एक निश्चित मान मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि संदिग्ध नहीं है कि y का 2 गो मान होगा या 3 गो मान होगा, नहीं, एक निश्चित मान मिल रहा है। x के प्रत्येक मान पे y का एक निश्चित मान जब मिल जाए तो इस y को x का एक फलन कहा जाता है, इस y को x का एक फलन कहा जाता है, ठीक ना। तो वही हमने डिफिनेशन लिखवाया है कि जब कोई चर y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो, है ना, तो इस x को, इस y का हम कह सकते, सॉरी, यहाँ पे y को x का एक क्या कह देंगे हम लोग, फलन कह देंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा फलन कि क्या है हमारा। जैसे फॉर द एग्जांपल y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, या फंक्शन को हम लोग fx से भी सूचित कर देते हैं दोस्तों, फंक्शन को fx से भी सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह भी दे सकता है। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फलन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सीधा अवकलन के डिफिनेशन पे, ठीक है। अब ये थे कुछ पद जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं जानना, भाई चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इन सभी के बारे में जब डिटेल से जानेंगे तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अवकलन, जिसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अवकलन क्या होता है कि जब किसी चर में किसी अन्य चर के सापेक्ष जब परिवर्तन किया जाता है तो इसी परिवर्तन को ही हम लोग अवकलन करते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे ये परिभाषा भी लिख दिया हूँ, जब किसी चर में किसी अन्य चर के सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है तो होने वाले इस परिवर्तन को अवकलन कहा जाता है, ठीक है। और जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, यहाँ पे मैंने कोई चर ले लिया, मान लीजिए हमने y ले लिया, अब मेरे को इसमें परिवर्तन करना है तो मैं किसी अन्य चर का सहायता लूंगा, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन करने को ही ये d से लिखा जाता है, d, ऊपर भी d और नीचे भी d, और किसी अन्य चर के सापेक्ष में कर ले रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x के सापेक्ष कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कि हमने डिफिनेशन क्या लिखवाया कि किसी चर में किसी अन्य चर के सापेक्ष, है ना, परिवर्तन करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन करने को ही अवकलन कहते हैं। और इसे dy बाई dx, या मान लीजिए कोई और फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपका y दे दिया है कोई फंक्शन और उसका अवकलन करना है हमें, मान लीजिए दूसरे वेरिएबल यानी कि dt, यानी यहाँ पे समय के सापेक्ष आपका परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने वेग ले लिया, वेलोसिटी, है ना। अब इसमें भी अगर मेरे को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसे हम लोग dv अपॉन dt, यहाँ पे समय के सापेक्ष कर रहा हूँ t के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए इस परिवर्तन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। आप पढ़े होंगे कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब इसी के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं d अपॉन dt, ठीक है। तो अब आपको शायद अवकलन का डिफिनेशन समझ में आया होगा कि जब किसी चर में किसी अन्य चर के सापेक्ष जब परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो अल्प परिवर्तन हो चाहे बड़ा परिवर्तन हो, ठीक है ना, जब परिवर्तन किया जाता है तो उसी को कहा जाता है अवकलन। तो अवकलन अगर शॉर्टकट में बोले तो क्या है, तो अवकलन जो होता है एक प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये अवकलन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला पे, है ना, कि भाई इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो अभी मैं हाल फिलहाल में आपको एक दो फॉर्मूला अभी बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अब आगे का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इसको अब मिटा के और चलते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग समझेंगे फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है आपका,
पहले फॉर्मूला कहते हैं, या एक आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे मैंने पहला ले लिया, ठीक है, पॉइंट। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कि एक्स है, तो मैं बोलूँ कि इसका अवकलन क्या होगा या डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये dx से ये dx कट जाएगा, 1 टाइम्स, जो ऊपर है वही तो नीचे है, तो इसका मान क्या होगा 1, ठीक है। अब कल दिन अगर आ गया मान लीजिए कि dt बाई dt, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। अगर कल दिन आ गया मान लीजिए dy बाई dy, तो भी कट के कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर साफ सुथरे तरीके से लिखूं तो dx बाई dx अगर होगा आपको दिखाई दे तो इसका मान आपको 1 रख देना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं आपका मेन जो फॉर्मूला होता है, ये भी आ चुका है इसी फॉर्मूला से। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि x टू दी पावर n, है ना, और इसका बोल दिया कि डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा अगर x के घात के रूप में कोई भी आ जाए फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये देखिए ये जो पावर है ना ये नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे, और ये x जो है यहाँ पे लिखेंगे, और जितना पावर है वो भी लिख देंगे, और इसका जितना पावर है ना उतना हम उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, अगर x के घात के रूप में कोई आ जाए फंक्शन और उसका अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर है उसको नीचे रखना है, और जो फंक्शन है उसके पावर में से 1 घटा देना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, है ना, और यहाँ पे दे दिया x का घात 2, और पूछ दिया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन बताइए कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बताया, इस वाले पावर को नीचे लेके आना है। क्या करना है, नीचे लेके आना है, और जितना भी पावर है उसमें से 1 घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 लिख दिया हमने, और x के पावर 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, x का पावर 1। अब यही तो है आपका बस डिफरेंशिएशन। अब जैसे अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देखें हम लोग, ये पहला हुआ, अगर 2 देखें हम लोग, मान लीजिए कि अगर dx टू द पावर 6 अपॉन में dx दे दिया है, तो फिर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये पावर जो है नीचे आ जाएगा 6, और x टू द पावर जितना भी है ना, जितना भी x का घात है उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी कितना बचेगा 6, और x का घात 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे डी अपॉन डी एक्स और x का घात मैंने ले लिया मान लीजिए 4, और मैंने पूछा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब बताइए आप, अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से इसको अपने से बनाइए, है ना, उसके बाद में फिर आप मेरा ले सकते हैं, देख सकते हैं ये वीडियो, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 4 जो है नीचे कर देंगे पावर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 नीचे, उसके बाद x टू द पावर जितना भी है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि x टू द पावर 4 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 4, और x टू द पावर 4 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। क्लियर है। अब आ जाइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ, जैसे अगर मैंने बोल दिया आपको कि d अपॉन डी एक्स और x का घात मैंने ले लिया मान लीजिए कि -3, और मैंने बोला कि अब इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको मैंने रूल क्या बताया, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा। ये -3 कर दिया मैंने, पावर माइनस में था तो -3 कर दिया, अगर प्लस में रहता तो प्लस कर देता, है ना। तो -3 मैंने नीचे कर दिया, और x का घात, अब ये फंक्शन क्या है, जो भी फंक्शन है वो लिख दो आप, x टू द पावर -3, इसमें से अब आपको -1 घटा देना है। अब आप इसको लिख सकते हैं -3, और x टू द पावर -3 और 1 कितना होगा, -4। अब आप अगर इसको चाहेंगे तो ये -3 और ये नीचे लेके आएंगे ना, तो पावर तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या इतना भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 5 में कि डी अपॉन डी एक्स, और जैसे यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि आपको रूट यक्स दे दिया और बोला कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो इसको लिख लेते हैं पहले डी अपॉन डी एक्स, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर 1/2, यही होता है। तो हमने आपको क्या बताया रूल, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे, और एक्स टू दी पावर जितना भी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वेरी सिंपल। अब ये हमारा हो जाएगा 1/2, और एक्स टू दी पावर 1 में से 1/2 घटाइएगा तो -1/2 होगा, है ना। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल में फुल नंबर मिलेगा, लेकिन इसको नीचे थोड़ा सा कर देते हैं 1/2, और x का पावर जितना भी है -1, अब नीचे लेके आएंगे ना तो प्लस का हो जाता है, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट। तो 1/2 और रूट अंडर x। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। और भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात कर लूँ, तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे दे दिया आपको एक्स टू दी पावर मान लीजिए कि 3/2 दे दिया है, और बोला कि भाई इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, अब पावर को नीचे करो, पावर जितना भी है उसको नीचे कर देना आगे, तो 3/2, और फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है एक्स टू दी पावर 3/2। अब इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, और x टू दी पावर देखिए 2 एकम 2, और 3 में से 2 घटेगा ना तो 1 बचेगा, 1/2। अब आप चाहो तो ये 3/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर x। ठीक है, तो मेरे ये भी समझ में आ गया होगा। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि x टू दी पावर n क्या कहलाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए ये बहुत सारे में आ जाता है आपका, जैसे थोड़ा सा बड़ा आपको फंक्शन ले लेता हूं मैं, अब तक बताता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि y इक्वल टू x² प्लस का 3x और प्लस का 2। देखिए कई फंक्शन आ जाते हैं, है ना। तो एक बात और ध्यान में रखना है फॉर्मूला में, कि अगर आपको यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कराने से एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले, कि जैसे अगर आपको दे दिया मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे किसी कांस्टेंट का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 2, 4, 5, 6, 20, 50, कोई भी जो कि अचर हो, है ना। अचर का अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 0 होता है, 3 का कितना होगा 0 होगा, 50 का कितना होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला अभी कि जैसे y इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिया मान लीजिए 2x², है ना, 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, इस तरह का कुछ भी दे देगा आपको, है ना। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष यहाँ पे देखिए ये जो y है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जो फंक्शन होता है ना, जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये x, यहाँ पे x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो x के सापेक्ष ही इसका अवकलन करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे t दिखाई देता ना तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे सूचित करेंगे, dy/dx, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अब x² का डिफरेंशिएशन होगा तो dx² अपॉन में dx। देखिए बहुत ही तोड़ तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से एकदम। ये प्लस, ये 3 को मैंने बाहर कर दिया, और x को लिखेंगे dx/dx, और फिर प्लस ये 5 को क्या लिखेंगे, d5/dx। अब ये देखिए ये कट गया 1 टाइम्स, और यहाँ पे देखिए ये वाला x टू दी पावर n के रूप का आ रहा है, यानी कि यही वाला फॉर्मूला आपको लगेगा।
देख रहे हैं ना, इसी तरह बीच बीच में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ये 2 मैंने छोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर का करना है तो क्या हमने बताया अभी रूल, ये पावर जो भी है वो नीचे, और एक्स टू दी पावर जितना भी है उतने में से 1 घटा देंगे, ये कोष्टक बंद। अब ये प्लस का 3, और देखिए ये एक बार में गया है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और प्लस हमने बताया कांस्टेंट 5 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये हमारा 2 दूना 4, और x टू दी पावर 2 में से 1 घटेगा ना तो x टू दी पावर 1, अब प्लस ये 3 बन जा 3 हो जाएगा। दिस इज योर डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये मेरा पार्ट 1 है। अब जो सेकंड पार्ट आएगा ना उसमें आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आप इसके लिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी एकेडमी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और उसके प्लेलिस्ट में डाला रहेगा ये वाला, ठीक ना, इसका पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।